हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज मैं अगेन कैस से रिलेटेड इतनी क्यूरीज थी कि अगेन हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक पर बात करेंगे बिकॉज आई वाज रिसीविंग सो मच क्वेश्चंस एंड क्यूरीज के हमारा कैस नहीं आया है अभी तक और हमने फीस सबमिट कर दी है और क्या चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटी हमें रिजेक्ट कर दे। तो ये कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि देयर आर मैनी रीजंस कि यूनिवर्सिटी आपका कैस लेटर इशू करने से पहले आपको रिजेक्ट कर दे या रिफ्यूज़ कर दे एडमिशन, और ऐसा हो रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये चीज़ हो चुकी है कि दे वेंट ऑल द वे अप टू उनको कंडीशनल आया, फिर उन्होंने अपनी फीस सबमिट कराई, अनकंडीशनल लेटर लिया, उसके बाद उन्होंने प्री कैस इंटरव्यू दिया और देन दे गॉट रिजेक्टेड। तो ये एक आई नो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक चीज़ है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक अपसेट भी होते हैं स्टूडेंट्स, बट ऐसा हो रहा है। और इसके अंदर आई वुड से कि ज़्यादातर जो मिस्टेक निकलती है वो स्टूडेंट के एंड पे निकलती है, यूनिवर्सिटी के एंड पे इतनी मिस्टेक नहीं होती जिसकी वजह से आपका कैस डिले होता है या कैस आपका रिफ्यूज़ हो जाता है इवन आफ्टर फी सबमिशन। तो आज हम उन्हीं तमाम वजूहात के ऊपर बात करेंगे कि आपका कैस क्यों नहीं आता या कैस रिफ्यूज़ल के क्या रीजंस हैं, स्पेशली इवन आफ्टर फी सबमिशन। और जो प्री कैस इंटरव्यू होता है जिसको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी बोला जाता है या प्री कैस इंटरव्यू भी आप उसको बोलते हैं, तो उसकी बेसिस पे आपका क्यों रिजेक्ट होता है एडमिशन। तो आइए चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। तमाम वो लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली मुझे ज्वाइन किया है उनको अ वार्म वेलकम, और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ में बेल आइकन भी, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सो यू गाइज गेट नोटिफाइड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के साथ होता है इशू जो कि एजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। मैं पहले भी इस चीज़ को फोकस कर चुकी हूँ, बट मैं अगेन एंड अगेन इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पे आप लोगों को बता रही हूँ कि एजेंट्स को आप उसी पर्पस के लिए यूज़ करें जिसके लिए वो हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एजेंट्स के ऊपर रिलाई करते हैं और आप देखते ही नहीं है कि वो आपकी एप्लीकेशन को किस तरीके से फॉरवर्ड कर रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। बिकॉज हर स्टूडेंट दूसरे से डिफरेंट होता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स दूसरे उनके पास जो क्लाइंट है उससे कंप्लीटली डिफरेंट होंगी, बट उनका काम है बिकॉज दे आर डूइंग देयर जॉब, तो वो एक ही पैटर्न से सबको ट्रीट करते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लूप होल्स रह जाते हैं आपकी एडमिशन एप्लीकेशन के अंदर, जो कि एज अ स्टूडेंट, एज अ इन्वेस्टर ऑफ योर टाइम एंड मनी, आपका काम है उसको चेक करना और देखना। तो उसकी ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जो हमें स्टूडेंट्स को, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स आते हैं, इंडिया पाकिस्तान, वो बिल्कुल एजेंट्स के ऊपर रिलाई करके फ्री होके बैठ जाते हैं कि हमने बस पैसा देने और हमारा काम हो जाएगा, या एजेंट को वो इस तरीके से समझते हैं कि एजेंट जो है वो उनको कैश ला के देगा। तो ये कोई गारंटी एजेंट की नहीं है कि वो आपको कैश दिला सकता है एक यूनिवर्सिटी से। तो इस चीज़ को सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो आपका सबसे पहला इशू जो आता है इस सब सिनेरियो की वजह से, वो ये होता है कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर फ्लॉज होते हैं। आपकी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आप एजेंट से केस कराएं या खुद करें। पर्सनल स्टेटमेंट जिसको एसओपी भी बोलते हैं, वो आपने खुद लिखनी है अपनी। अगर आप खुद नहीं लिख सकते, अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हैं या एजेंट की भी हेल्प ले रहे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि आप एटलीस्ट उसको रीड तो करें एक दफ़ा कि उसने क्या लिखा है। वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके बैकग्राउंड से, आपके फ्यूचर के गोल्स के साथ वो चीज़ रिलेट भी करती है कि नहीं। बिकॉज क्या होता है कि एडमिशन के टाइम पे जब आपने अपनी एसओपी सबमिट करा दी, उस वक्त उसका कोई यूज़ नहीं होता। एट द टाइम ऑफ योर प्री कैस इंटरव्यू, जब आप फीस भी जमा करा चुके होते हो, आपका कंडीशनल लेटर भी आ जाता है, उसके बाद जब आप इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचते हो और इंटरव्यूअर आपके सामने आपकी पर्सनल स्टेटमेंट पड़ी होती है, वो उसकी बेसिस पे आपको इंटरव्यू कर रहा होता है। जब वो देखता है कि पर्सनल स्टेटमेंट में जो चीज़ें लिखी हैं वो इस स्टूडेंट के साथ मैच ही नहीं करती या स्टूडेंट को अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में पता ही नहीं है, तो वो आपको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं उस स्टेज पे जाके। तो पर्सनल स्टेटमेंट की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसी वजह से मैं बार बार इस पर जोर दे रही हूँ कि आप उसे खुद लिखें। अगर आप खुद नहीं लिख रहे, किसी से लिखवा रहे हैं, या अगर आप अपने खुद लिखी है और आप श्योर नहीं है अपनी इंग्लिश के बारे में या अपने लिखने के स्टाइल के बारे में, तो आप किसी से कंसल्ट कर लें, आप किसी को दिखा लें कि ये कि मैंने ठीक लिखी है कि नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा रीज़न होता है रिजेक्शन का, वो होता है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी में
बहुत कम टाइम के अरसे के दौरान दो बिल्कुल एक्सट्रीमली डिफरेंट कोर्सेज चूज करो। ठीक है, मतलब मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आपने पहले अप्लाई किया और आपने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आप अप्लाई करें, लॉ उनका जो फाउंडेशन कोर्स है, जो ग्रेजुएट लेवल का उनका कोर्स है, उसमें आप अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, फिर उसमें आपका कोई इशू आ गया, आपका कैश नहीं आया या आपका ऑफर लेटर नहीं आया, तो आपने क्या किया कि विद इन, मतलब जैसे सितंबर इनटेक के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, आपका उसमें नहीं कोई चांस बना, तो आपने विद इन 3 मंथ्स दोबारा से सेम यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आपने अप्लाई कर दिया किसी और डिग्री के लिए, जैसे साइबर सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल, या आप बिजनेस में चले गए, मैनेजमेंट में चले गए। तो यूनिवर्सिटी, जब आप एक दफ़ा यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपने पासपोर्ट की डिटेल्स सब कुछ ऐड कर देते हो, उस यूनिवर्सिटी के पास आपका रिकॉर्ड सेव रहता है। उस यूनिवर्सिटी को पता होता है कि आपने पहले कौन कौन से कोर्सेज के अंदर एडमिशन अप्लाई किया था और किन किन बेसिस के ऊपर आपका एडमिशन रिजेक्ट हुआ है या आपको ऑफर लेटर नहीं मिला। तो आप जब 3 महीने के अंदर ही अपनी एसओपी को कंप्लीटली चेंज करते हो, अपने पर्सनल स्टेटमेंट को कंप्लीटली चेंज करके, आप पहले तो लॉ के लिए अप्लाई कर रहे थे, उसमें आप एस्पायरेशन थी आपकी, वो आपके करियर के साथ लिंक करता था, आपके फ्यूचर गोल्स के साथ लिंक करता था, और विद इन 3 मंथ्स आपका पूरा जो है वो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, और 3 महीने के अंदर आपके फ्यूचर की एस्पायरेशंस जो हैं या आपके जो फ्यूचर के गोल्स हैं वो बिजनेस की डिग्री के साथ रिलेट हो गए। तो यूनिवर्सिटी ये सब कुछ देख रही होती है, उनके पास ये सारा डाटा मौजूद होता है। और जब आप दूसरा एडमिशन के लिए, इन केस अगर आप प्री कैस इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच भी जाते हो, तो वहां पर वो आपको स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर देंगे कि ये किस तरीके से हो सकता है कि 3 महीने के टाइम में या 6 महीने के टाइम के अंदर आपका पूरा करियर का जो है वो गोल ही बदल जाए, आपका पूरा नजरिया ही चेंज हो जाए। तो ये चीजें जो होती हैं ये मिस्टेक्स हैं, और ये देखने में छोटी लगती हैं पर ये बहुत ज्यादा क्रूशियल मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, और उसकी बेस पे वो रिजेक्शन फेस करते हैं। तो आप ये काम मत करें, हर कोर्स के हिसाब से आप अपनी एसओपी को चेंज मत करें। आप रियलिस्टिकली सच्चे तरीके से जो आप अपने लिए फील करते हैं, जो 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 फ्यूचर की करियर की जो डायरेक्शन आप अपने लिए फील करते हैं, आप एक एसओपी बनाएं उसी के लिए। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि ब्रॉड फील्ड आप अपनी सेम रखें। अगर आपने लॉ अपने लिए चुना है कि मुझे लॉ करना है, तो आप अपना ब्रॉड जो पर्सनल स्टेटमेंट का जो आपका एक फ्यूचर का गोल है कि मैं लॉ पढ़ना चाहता हूँ, उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे उसके अंदर आप कोई डिग्री, आपने पहले मास्टर्स ऑफ लॉ के लिए अप्लाई किया, उसके बाद आपने मास्टर्स ऑफ बिजनेस लॉ के लिए अप्लाई कर दिया, या आपने मास्टर्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के लिए अप्लाई कर दिया, दे आर ऑल रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, सबका ताल्लुक लॉ से ही है, सबका ताल्लुक आपके फ्यूचर की एस्पायरेशंस के साथ ही है। एक फील्ड के अंदर तो आप डिफरेंट रिलेटेड कोई भी कोर्स चूज कर सकते हो, दैट इज फाइन। आप उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अपना ट्वीक्स कर लो अपने पर्सनल स्टेटमेंट में। बट अगर आपने 3 महीने में कहा कि मैं लॉ में कुछ करना चाहता हूँ, और 3 महीने बाद आपने कहा कि अब मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि दोनों फील्ड्स ही डिफरेंट हैं। मेरी हमेशा से करियर एस्पायरेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थी। जब मैंने मास्टर्स अप्लाई किया, मैंने अपनी ब्रॉड पर्सनल स्टेटमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से लिखी, बिकॉज मेरी प्रीवियस एजुकेशन एचआर की थी, मैं फ्यूचर में एचआर करना चाहती थी, मैं हमेशा से पीएचडी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना चाहती थी। दैट्स ऑल देयर, बट द वे टू गो देयर कैन बी डिफरेंट। मैंने एमएससी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया, मैं एमएससी बिजनेस एंड मैनेजमेंट भी कर सकती थी, मैं एमएससी इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकती थी, दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि आप अपने थोड़े बहुत अपने आप कोर्सेज तो चेंज कर सकते हैं, आप अपनी डिग्रीज तो चूज कर सकते हैं, बट आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो सिमिलर होनी चाहिए, वो ऑनेस्ट होनी चाहिए, आपके वाकई सच पे मबनी, आपके फ्यूचर के गोल्स के बारे में होनी चाहिए। आप ऐसे रैंडमली कुछ भी चूज मत करो जिसको आप कल को डिफेंड ना कर सको, बिकॉज इंटरव्यू से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा हर सूरत, और इंटरव्यू में वो 2 मिनट में आपको जज कर लेंगे कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या आप सिर्फ बाहर आने के लिए और एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये मिस्टेक स्टूडेंट्स अपने एंड पे करके अपना केस खराब करते हैं। यूनिवर्सिटी तो चाहती है कि वो आपको एडमिशन दे, आपको बुलाए, बट ये मिस्टेक्स जो हैं ये स्टूडेंट्स खुद करके तो सारा अपना केस खराब करते हैं। इतना करीब जाके जो आप रिजेक्ट हो जाते हो, उसका अगला रीजन भी पिछली सारी मेरी कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड ही है
कि आप अपना कोर्स ऐसा चूज करो जिसे आप डिफेंड कर सको, जिसका आपकी पिछली पढ़ाई से और आपके फ्यूचर से, अपने करियर से कोई ताल्लुक हो, कोई लिंक हो। फील्ड चेंज करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर एक लॉ का बंदा बिजनेस पढ़ना चाहता है तो वो कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हो, बट आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए उसको डिफेंड करने का। एक इंजीनियरिंग का बंदा अगर बिजनेस पढ़ना चाहे तो उसके पास कोई ठोस वजह होनी चाहिए ऐसा करने की, तभी आप उसको वो कर सकते हो। या फिर उसको कोई ऐसी डिग्री चूज करनी चाहिए कि जो दोनों चीजों को लिंक करती हो। यहाँ पर तो इतनी ऑप्शंस हैं, इतना ज्यादा यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के कोर्सेज मिलते हैं, डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन के कोर्सेज मिलते हैं। हेल्थ केयर का लिंक होता है लीडरशिप के साथ, लीडरशिप एंड हेल्थ केयर से आपको मिल जाता है। आपको बिजनेस और आईटी का लिंक मिल जाएगा, आपको हेल्थ केयर और आईटी का लिंक की डिग्री मिल जाएगी। तो यहाँ पर तो इतने इतने आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी चूज करो लेकिन रियलिस्टिक रहो। ऐसा आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट बनाओ और ऐसा आप डिग्री चूज करो कि कल को अगर आपको वीजा के टाइम पे आपके 2 इंटरव्यूज तो होने ही हैं। एक यूनिवर्सिटी करेगी प्री कैस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू और एक होता है जो आपका वीजा ऑफिसर करेगा, और दोनों ने आपसे पहला सवाल ही ये पूछना है कि व्हाई यू हैव चोजन दिस कोर्स, आपने ये कोर्स क्यों चूज किया है। तो आपके पास इसका सही जवाब होगा तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये आपने जरूर जहन में रखना है। एक और चीज जो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर, एक और रीजन और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये भी, वो ये कि बाज दफा स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी इमिग्रेशन की हिस्ट्री छुपाते हैं। या तो स्टूडेंट्स जो हैं वो सही पूरा सच अपने एजेंट को नहीं बताते, या फिर क्या होता है कि एजेंट पूरा सच आपके एडमिशन पोर्टल में अपलोड नहीं करता। यानी कि अगर आपकी कोई पहले वीजा रिफ्यूजल है किसी भी कंट्री की, बिकॉज यूके आपसे आपकी तमाम यूके की तो मांगता ही है, बट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड की भी वो आपसे रिफ्यूजल्स की हिस्ट्री मांगता है। और अगर आपने उनके साथ वहां पर पूरा सच नहीं लिखा, हाफ ट्रूथ बताया, आपने उनसे असलियत छुपाई, आपने कहा मेरी कोई रिफ्यूजल हिस्ट्री नहीं है, और अगर आपका एक कनाडा का स्टूडेंट वीजा या विजिट वीजा रिजेक्ट हुआ है, या आपका ऑस्ट्रेलिया का कोई वीजा रिजेक्ट हुआ है, या किसी भी कंट्री का कोई वीजा आपको कभी रिजेक्ट हुआ है पिछले 5 या 10 सालों में, तो आप ये समझ रहे हो कि यूनिवर्सिटी को पता नहीं चलेगा, बट ऐसा नहीं है। जब आपका पासपोर्ट नंबर वहां जाता है, यूनिवर्सिटी के पास तमाम राइट है इस चीज का कि वो आपकी इंफॉर्मेशन यूके के जो होम ऑफिस है उससे वो आपका चेक करा सकती है। आप उनको जब अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी को, तो आप उसके अंदर उन्हें ये कॉन्सेंट दे रहे होते हो, आप अपनी रजामंदी दे रहे होते हो कि आप मेरा डाटा कहीं से भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो जब वो आपका पासपोर्ट नंबर डालकर चेक करेंगे तो आपकी सारी की सारी उस पासपोर्ट के ऊपर पिछली हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, और वो आपको झूठ बोलने और मिसलीड करने और फ्रॉड इंफॉर्मेशन देने के उसमें आपको वो रिफ्यूज कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। एजेंट भी जाहिर है आपसे पूछे बगैर आपका एडमिशन इस तरीके से अप्लाई नहीं कर सकता, वो पहले आपको चेक कराएगा। जिस वक्त आप अपनी एप्लीकेशन देखें, चाहे वो एजेंट ने ही क्यों ना फिल की हो, आप उसमें तसल्ली से अपनी सारी चीज़ें चेक करें कि आपकी तमाम इंफॉर्मेशन करेक्ट एंटर हुई होनी चाहिए, और कोई भी चीज़ आपने उनसे छुपानी नहीं है। लोग क्या करते हैं, बाज दफ़ा स्टूडेंट्स एक ये गलती करते हैं कि अपनी पिछली इमिग्रेशन हिस्ट्री छुपाते हैं, और एक गलती वो ये करते हैं कि अगर वो मैरिड हैं तो वो नहीं बताते, वो छुपा लेते हैं। ये भी बहुत सीरियस ऑफेंस यहाँ पर समझा जाता है कि आपकी फैमिली है, आप मैरिड हैं और आप उन्हें शो नहीं कर रहे। ठीक है, या फिर वो ये करते हैं कि वो ये तो बताते हैं कि आई एम मैरिड, बट वो अपने स्पाउस की या अपने स्पाउस और बच्चों की डिटेल नहीं देते अपनी स्टूडेंट एप्लीकेशन के ऊपर। वीजा एप्लीकेशन में भी और यूनिवर्सिटी को भी वो नहीं बताते कि मेरे साथ फैमिली है और फ्यूचर में मैं उन्हें अपने पास बुला सकता हूं। अगर आप ये नहीं भी कह रहे कि मैं फ्यूचर में उन्हें अपने साथ बुला सकता हूं, बट इस चीज को छुपाना कि आप मैरिड हैं और आपकी फैमिली है या आपका स्पाउस है, इस चीज को छुपाना यहाँ पर सीरियस ऑफेंस समझा जाता है कि आप अपनी हिस्ट्री आप कुछ कंसील कर रहे हो, कुछ आपके बारे में राइट नहीं है, आप अपने फैक्ट्स को जो है वो छुपा रहे हो, और इस चीज को वो यहाँ पर अच्छा नहीं समझते। यहाँ पर आपकी ऑनेस्टी और ओपननेस को अच्छा समझा जाता है। चाहे आप अपनी फैमिली को अपने साथ ना भी बुलाओ, आपकी फैमिली बैक होम ही स्टे करे, लेकिन फिर भी आपने उनको क्लियरली ये बात बतानी है कि ये मेरी फैमिली है, ये इनका पासपोर्ट नंबर है, इन फ्यूचर आई कैन ऑल्सो कॉल देम विद मी। ठीक है, बस इतनी सी आपने बात लिखनी है। आगे काम उनका है डिसाइड करना कि वो आपको एडमिशन देते हैं नहीं देते हैं, बट अगर आप उनसे कोई चीज छुपाओगे तो वो इसको एज अ
ऑफेंस कंसिडर करेंगे कि आपने उनके साथ झूठ बोला है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और ये सारी मिसकम्युनिकेशन होती है जब आप एजेंट से अप्लाई कराते हो, या तो एजेंट गलती करता है या फिर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और ये स्टूडेंट के पार्ट पे ही मिस्टेक्स काउंट होती हैं। इन सब चीज़ों में जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, यही मेजर रीजंस हैं आपका एडमिशन जो है वो रिफ्यूज़ होता है कैश की स्टेट पर जाकर, कभी भूल में या कभी सिर्फ इस उसमें कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं एजेंट के ऊपर और वो खुद अपनी उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। और आई होप कि जिन जिनका अभी तक कैश नहीं आया उनका कैश आ जाए। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे इस बारे में। ये जो है एक फैक्ट है, अब आजकल ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ इस तरह हुआ है कि उनका कैश के स्टेज पे जाके उनका वीज़ा मतलब सॉरी एडमिशन उनका रिफ्यूज़ किया है यूनिवर्सिटी ने। तो इन तमाम चीज़ों का आप ध्यान रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन जिनका कैश रह गया है उन सबका कैश आ जाए और किसी के लिए भी कोई मसला ना बने। आई विल ट्राई टू गिव द ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन टू यू गाइज जैसा होता है। आई कैन नॉट से एवरीथिंग इज गुड ऑल द टाइम। जो चीज़ जैसी है ऑनेस्टली आप लोगों को बतानी ज़रूरी है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द एडमिशन प्रोसेस एंड सिनेरियोज बेटर, और फ्यूचर में आप लोग अच्छे तरीके से उस चीज़ को आप लोग करो ताकि आपका कोई मसला ही ना बने। सो स्टे ट्यून्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, कीप liking the content, and I will see you guys in another video soon. Bye bye.